हेलो एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो यहाँ पे आज हम करंट अफेयर सीरीज़ भी लेके आए हैं, जहाँ पे करंट अफेयर के आपको डेली बेसिस पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाए जाएंगे। साथ ही उन्हीं टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने का या याद करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सोल्व करें। तो इससे हमारा एक रिवीजन भी अच्छा होगा, साथ ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो भी याद रहेगी। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हमने हिस्ट्री का फुल कोर्स शुरू किया है। तो आप वहाँ पे आसानी से हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो वहाँ पे 6 लेक्चर बन चुके हैं एंड डेली बेसिस पे आपको लेक्चर मिलेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भूमि पांडुका। सबसे पहले बात करते हैं भूमि पांडुका की। ये क्या है? ये एक फेस्टिवल है। कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। फार्मिंग ऑपरेशन शुरू होने से पहले ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा कौन इसे सेलिब्रेट करता है? कोया ट्राइब, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो कोया ट्राइब है वो इसे सेलिब्रेट करती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोया ट्राइब वो कहाँ पे पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। साथ ही फार्म ऑपरेशन लाइक जैसे कि हार्वेस्टिंग, इंडिया में बहुत से हार्वेस्टिंग सिस्टम हैं या हम कहीं फेस्टिवल है जैसे बिहू, ओणम, पोंगल। तो उन्हीं की तरह ही ये एक फेस्टिवल है जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कब मनाया जाता है? हर साल जो फार्मिंग यानी खेती शुरू करने से पहले इसे मनाया जाता है। एक मैंडेटरी चीज़ क्या होती है वहाँ पे कि वहाँ के जो आदमी होते हैं उन्हें हंटिंग करनी कंपलसरी होती है। एंड साथ ही ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जून में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हिमालयन याक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ याद रखनी है वो यही कि NRCY यानी कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर है याक के ऊपर वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। यह लोकेशन आपको याद रखनी है। एंड इसके साथ ही इसने एक टाई अप किया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ओके, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई किया है इंश्योरेंस देने के लिए जो वहाँ की लाइफ स्टॉक है, यानी कि याक को इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी कि मान लो अगर कोई वेदर कैलेमिटीज़ आती है, कोई डिजीज़ या कोई ट्रेजरी उनके साथ होती है, तो याक के जो ऑनर होंगे उन्हें ये पॉलिसी यानी कि उन्हें इंश्योरेंस दिया जाएगा। क्लाइमेट चेंज को देखते हुए भी ये ऐसा किया गया है। इसके साथ ही बात करते हैं याक की बात करते हैं तो वो सर्वाइव कर पाती हैं, यानी कि -40 डिग्री तक के टेम्परेचर में वो आसानी से सर्वाइव कर लेती हैं। इसके साथ ही बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में भी वो आसानी से रह लेती हैं। साथ ही नोमैडिक कम्युनिटीज़ की हम बात करते हैं तो नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो है वो याक रेयर करती हैं और वो कहाँ पे पाई जाती है? चंगपा लद्दाख में एंड डोकपा सिक्किम में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, लद्दाख में कौन सी नोमैडिक कम्युनिटीज़ है? चांगपा। एंड सिक्किम में कौन सी है? डोकपा। ओके, एंड इसे IUCN ने वल्नरेबल कैटेगरी में रखा हिमालयन याक को। साथ ही सबसे ज़्यादा हम कहें कि याक पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो पाई जाती है हिमालय रीजन में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक IILB। ये क्या है? एक GIS बेस्ड पोर्टल है जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी, लाइक कनेक्टिविटी हो गई, इंफ्रा हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, टेरेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। साथ ही इसमें जो इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें बेनिफिट क्या होगा कि वो घर बैठे ही उन्हें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक तरह से ये रिपोजिटरी का काम करेगा जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी आपको एक ही पोर्टल पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ ही इसे माना जा रहा है कि इसे अचीव कर लिया जाएगा दिसंबर 2021 तक। अच्छा, ये किसके अंडर आती है? इसका जो डिपार्टमेंट है DPIIT। DPIIT के ये अंडर आता है, अंडर में है, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। साथ ही पहले ये किसके अंडर था? डिप, यानी कि जो DPIIT का पुराना नाम था वो था डिप। तो डिप के नाम से भी इसे जाना जाता है, लेकिन अभी ये इसका नाम चेंज होके DPIIT हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। WHO प्री क्वालिफिकेशन और एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग। ये क्या है? एक प्रोसीजर है जहाँ पे एमरजेंसी यूज़ के लिए वैक्सीन को एक परमिशन दी जाएगी और
इस इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट में 8 वैक्सीन्स को रखा गया है, किसने? WHO ने। साथ ही इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसे इस लिस्ट में ऐड करने का डिसीज़न लिया जा रहा है। इसमें मेनली क्या है कि एक प्रोसीजर है जहाँ पे जो WHO है वो लिस्टिंग करेगा अनलाइसेंस्ड वैक्सीन, यानी कि जो जिन्हें लाइसेंस जिन वैक्सीन्स के पास नहीं हैं उन्हें भी थेरेपीज़ के लिए या फिर विट्रो डायग्नोस्टिक के लिए या किसी भी इमरजेंसी यूज़ के लिए एक तरह से अलाउ कर दिया जाएगा ताकि उन्हें हम लोगों तक प्रोवाइड कर सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन। सो हम सब जानते हैं 2019 में JNK को बाइफरकेट कर दिया गया था, 2 नेशनल यूनियन टेरिटरीज़ में कर दिया गया था। ओके, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो अब जो न्यूज़ है वो ये है कि जो इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट आनी है डीलिमिटेशन कमीशन की 2011 सेंसस के बेस्ड होगी, साथ ही उसमें टोपोग्राफी वहाँ की जो टेरेन हो गया या वहाँ पे कम्युनिकेशन का मीडियम है या नहीं है, वहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है डीलिमिटेशन कमीशन की, इन्हें हम आसानी से अवेलेबल करवा सकते हैं या नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही ये जो कमीशन है इसे 2020 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसमें एक और मैंडेट कर दी गई है कि इसमें 7 सीट 2011 सेंसस के तो बेस्ड होगा ही, साथ में इसमें 7 मोर सीट्स जो है वो ऐड कर दी गई है। इसके अलावा जो ग्रांट दिया जाएगा यानी रिजर्वेशन दिया जाएगा किसे? जो SC/ST कम्युनिटीज़ है JNK की। ओके, नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो पहले इसमें 83 सीट्स थी, लेकिन अब कितनी है? 90। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। साथ ही 24 सीट्स को वैकेट रखा गया है, किसके लिए? POK के लिए। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, यानी POK के लिए उन्होंने 24 सीट्स को वैकेट रखा है और पहले 83 सीट्स थी तो अब 90 कर दी गई है। सो अगर डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो आखिर ये है क्या? एक तरह से एक प्रोसेस है जो कि बाउंड्रीज़ यानी टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनमें लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, उन्हें एक तरह से उनकी बाउंड्रीज़ को लिमिट करना, फिक्स करना, ये काम किसका होता है? ये काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसकी जो एक्सरसाइज है या हम कहें कि मेनली ये काम कैसे करता है, तो जो डीलिमिटेशन कमीशन है काफ़ी पावरफुल कमीशन माना जाता है, हाईली पावरफुल कमीशन माना जाता है एंड इसे बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। अब ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसे मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, यानी कोई हाई कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो डिसीज़न होता है एक तरह से फाइनल होता है। साथ ही इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये जो एक्ट है ये 2002 का एक्ट है। इसमें 3 मेंबर है मेनली। पहला अगर हम बात करें जो मेन चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो वो कौन होगा? एक सर्विंग या रिटायर्ड जज होगा, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। बाकी जो 2 मेंबर होंगे उनमें से एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो कि नॉमिनेट किया जाएगा किसके ज़रिए? CEC के ज़रिए। साथ ही जो एक और मेंबर, थर्ड मेंबर जो होगा वो होगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो कि एज एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा या काम करेगा। तो ये 3 मेंबर होंगे मेनली, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये हमारे आज के टॉपिक से आई होप कि आपको पसंद आए होंगे एंड प्लीज़ इन्हें रिवाइज़ करने का एक ही तरीका है कि आप इनके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करें। इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं तो उन्हें आप साथ साथ ज़रूर सॉल्व करें। Okay, so thank you so much. Please subscribe, like and share it.